अचानक 1000 डिग्री की तेज सूरज की रोशनी ने उसे जला दिया। वो डर के मारे आसमान की तरफ देखने लगा। बस देखा कि 15 से 800 डिग्री की सूरज की किरणें अचानक धरती पर चमकने लगी। अगले ही पल ओजोन की परत आंखों से दिखने वाली रफ्तार से एक बड़ा छेद बनाकर फट गई। तेज धूप सीधा समुद्र की सतह पर पड़ने लगी। पहले जो ठंडा समुद्र का पानी था वो पल भर में 800 डिग्री तक उबलने लगा। अंदर की मछलियां कुछ ही सेकंड में उबलकर पानी में पकी हुई मछलियां बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नई ताजा मछली का सूप तैयार हो गया हो। और भी डरावनी बात यह थी कि तेज सूरज की रोशनी तेजी से फैल रही थी और जल्दी ही सामने वाले गोल्डन गेट ब्रिज पर गिरने वाली थी। आदमी ने एक नजर देखा, तुरंत खिड़की बंद की और एसी चालू कर लिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पुल की रेलिंग पहले से ही गर्म होकर लाल पड़ चुकी थी। इस समय आदमी को महसूस हुआ कि तापमान लगातार बढ़ रहा है। पूरा पुल सिज सिज की आवाज करने लगा। सिर्फ कुछ ही सेकेंडों में सारी रेलिंग पिघल गई। आदमी ने गाड़ी चलाकर निकलने की कोशिश की, लेकिन टायर भी गर्मी से पिघल चुके थे। जैसे ही पुल की जंजीरें झलकर टूट गईं, पूरा पुल गर्मी की वजह से बीच से झलकर टूट गया। सारी गाड़ियां एक के बाद एक फटने लगी, जैसे कोई पकौड़ी तेल में डाली जा रही हो। सब नीचे गिरने लगी और पूरा पुल कुछ ही पलों में समुद्र में डूब गया। लेकिन तबाही फिर भी नहीं रुकी। भयानक गर्म लहरें रोशनी की रफ्तार से शहर की तरफ बढ़ने लगी। अगले ही पल जहां जहां ये गर्म लहरें पहुंची, सब कुछ तबाह हो गया। सिर्फ 1 मिनट में पूरा शहर झुलसकर खंडहर बन गया और यह आपदा इंसानों ने खुद पैदा की थी। तो आखिर हुआ क्या था? 3 महीने पहले कई अजीब घटनाएं एक के बाद एक होने लगी। सभी वो मरीज जिनके दिल में पेस मेकर लगा था, एक ही समय पर अचानक मर गए। इससे सरकार बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने लोगों को एक यूनिवर्सिटी भेजा, जहां वो भूभौतिकी के प्रोफेसर टॉम से मिले और उसे एक सीक्रेट बेस पर ले गए। वहां टॉम की मुलाकात उसके पुराने दोस्त सैजी से हुई, जो एक हाई एनर्जी हथियार वैज्ञानिक था। फौज ने दोनों को बुलाया ताकि वे कल हुई अजीब घटना का विश्लेषण कर सकें। क्यों वो लोग जिनके दिल में पेस मेकर था अचानक मर गए? फौज को शक था कि यह दुश्मनों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक है, लेकिन दोनों वैज्ञानिकों ने कहा कि यह नामुमकिन है, क्योंकि इंसानों की मौजूदा तकनीक इतनी ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बना ही नहीं सकती। जब दोनों ने साफ मना कर दिया, तब जाकर जनरल को चैन मिला। उसी समय दुनिया के कई हिस्सों में भी अजीब घटनाएं होने लगी। चौक पर झुंड के झुंड कबूतर दिशा भूलकर शहर के चारों तरफ टकराने लगे, जिससे लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। कबूतर लोगों से टकरा रहे थे। पूरा शहर अफरा तफरी में बदल गया और दर्जनों सड़क हादसे हुए, जिनमें कई लोग घायल और मारे गए। कुछ देर बाद सड़कों पर बहुत सारे कबूतरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। टॉम जब यूनिवर्सिटी लौटा तो उसने खबरों में ये सब देखा। उसके साथी ने बताया कि हाल ही में ये तीसरी बार हुआ है जब पक्षियों ने लोगों पर हमला किया है। ये वाकई बहुत अजीब बात थी, लेकिन इससे टॉम को एक विचार आया। सबको पता है कि पक्षी लंबी उड़ानों के दौरान दिशा पहचानने के लिए धरती के चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि धरती के चुंबकीय क्षेत्र में कुछ गड़बड़ हो रही है? टॉम ने तुरंत अपने साथी को कहा कि वो जांच करें कि कहीं हाल में भेल या डॉल्फिन किनारे पर तो नहीं फंसी। ये मौसम में कोई अजीब बदलाव तो नहीं आया? अगर धरती के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी है तो जरूर कई तरह की असामान्य घटनाएं होंगी। उसी समय अंतरिक्ष में एक स्पेस शटल वापसी की तैयारी कर रहा था। वातावरण में प्रवेश करते वक्त किसी अज्ञात कारण से उसका रास्ता बदल गया। कमांडर ने देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि नेविगेशन सिस्टम दिखा रहा था कि दिशा सही है, यानी नेविगेशन सिस्टम में ही गड़बड़ी थी। अब वे धरती से बहुत नजदीक थे, मुड़ना नामुमकिन था, तो उन्हें मजबूरन किसी जगह इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी। कंट्रोल सेंटर ने भी लैंडिंग के लिए विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उस समय एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। नई रनवे मिलना मुश्किल था। तभी बैक्का को एक जगह मिली, एक अधूरी नदी का रास्ता जहां अभी निर्माण चल रहा था। कमांडर ने पहले जोखिम लेने से मना कर दिया, लेकिन अब शटल स्टेडियम के ऊपर से गुजर रही थी। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने स्पीड घटाई, लैंडिंग गियर खोला और सीधा नदी के रास्ते की ओर झुक गए। खुशकिस्मती से पुल की ऊंचाई इतनी थी कि जहाज उसके नीचे से निकल गया। स्पेसशिप ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया और आखिरकार बिना किसी हादसे के रुक गया। 7 दिन और 7 रात की गणनाओं और हाल की अजीब घटनाओं के बाद टॉम ने डरावना निष्कर्ष निकाला। धरती का कोर धीरे धीरे घूमना बंद कर रहा है। उसने तुरंत ये बात रक्षा विभाग के वैज्ञानिकों को बताई कि दुनिया का अंत आने वाला है। पहले तो वैज्ञानिक ने इस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जब टॉम के डेटा को ध्यान से देखा तो हालात उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब निकले। शुरुआत में आसमान में ऊंचाई पर असामान्य बिजली की चमकें दिखने लगी। फिर उसी रात रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक आपात बैठक बुलाई। उन्होंने टॉम से पूछा कि आखिर धरती में समस्या क्या है। संक्षेप में समझाने के लिए टॉम ने कहा, धरती 1 साल के अंदर नष्ट हो जाएगी। उसने समझाना शुरू किया, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अस्थिर होती है, एक के बाद एक अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे बिजली का असामान्य डिस्चार्ज जो जगह जगह सुपर थंडरस्टॉर्म पैदा करेगा। फिर हालात और बिगड़ेंगे। सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंतरिक्ष से आने वाली तेज रेडिएशन से जल जाएंगे। धरती पत्थर युग में लौट जाएगी और जब धरती का कोर घूमना बंद करेगा तो धरती अपना मैग्नेटिक फील्ड खो देगी। सूरज की हवा से आने वाले उच्च ऊर्जा कण और अन्य अंतरिक्ष विकिरण सीधे धरती पर गिरेंगे।
वायुमंडल उड़ जाएगा, पानी वाष्प बनकर खत्म हो जाएगा और कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ये सुनकर सभी अधिकारी डर गए। जनरल ने कहा, हर चीज का कोई कारण होता है, कोई भी घटना बिना वजह नहीं होती, जरूर इसका कोई हल होगा। टॉम ने कहा, इसका कोई हल नहीं है, इंसान बस मौत का इंतजार कर सकता है। जनरल चुप हो गया। तभी वैज्ञानिक सिंस्की ने कहा, शायद पूरी तरह नामुमकिन नहीं है। इतना कहकर वे हेलीकॉप्टर से एक वीरान इलाके की तरफ निकल पड़े। हेलीकॉप्टर एक छोड़े गए गोदाम के पास उतरा। असल में सिंस्की के एक दोस्त थे जो अल्ट्रासोनिक रॉक ब्रेकिंग मशीन बना रहे थे। उसका नाम था ओल्ड ब्लैक। वो 20 साल से अल्ट्रासोनिक तकनीक पर काम कर रहा था और उसके पास बहुत शक्तिशाली लेजर तकनीक थी। शायद वही उन्हें धरती के अंदर तक जाने और कोर तक पहुंचने में मदद कर सके, ताकि वे इस असंभव मिशन को पूरा कर सकें। ये एक ऐसी लेजर तोप थी जो धरती को आर पार भेज सकती थी। इसकी ताकत और भरोसेमंदी को परखने के लिए भूवैज्ञानिक ओल्ड ब्लैक ने तय किया कि पहले इसे एक बड़े पहाड़ पर आजमाया जाए। सुरक्षा के लिए वहां मौजूद सभी रक्षा विभाग के अफसरों को सुरक्षा हेलमेट पहनने पड़े। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तो ओल्ड ब्लैक ने मशीन का स्विच चालू कर दिया। लेजर तोप धीरे धीरे घूमने लगी और कुछ ही पलों में एक तेज तापमान वाली लेजर किरण 10 मीटर दूर एक पहाड़ पर जा पड़ी। जैसे जैसे मशीन की रफ्तार बढ़ी, तेज चमकदार लेजर किरणें पहाड़ की सतह पर बरसने लगी। तुरंत धूल का गुबार उठ गया। जब ऊर्जा अपनी हद पर पहुंची तो पहाड़ के अंदर से जोरदार धमाके की आवाज आई। ये देखकर ओल्ड ब्लैक खुशी से झूम उठा। जब उसे लगा कि अब काफी हो गया, तो उसने मशीन बंद कर दी। धूल छटने के बाद रक्षा विभाग के लोग जमीन से उठे। क्या सच में ये मशीन इतनी मजबूत चट्टानों को भेज सकती है? जब उन्होंने नतीजा देखा तो सबके चेहरे हैरानी से भर गए। सिर्फ कुछ ही सेकेंडों में विशाल पहाड़ में एक बड़ा छेद हो गया था, वो भी आर पार चमकता, एकदम चिकना और साफ। किसी ने नहीं सोचा था कि दिखने में साधारण लगने वाली ये चीज इतनी ताकतवर होगी। अब इस मशीन की मदद से धरती के कोर तक पहुंचने का रास्ता बनाया जा सकता था, लेकिन इसके लिए ऐसा विशेष पदार्थ चाहिए था जिससे 9000 डिग्री तापमान झेलने वाला जहाज बनाया जा सके। फिर ओल्ड ब्लैक ने सबको अपनी एक और खोज दिखाई। उसने एक छोटी सफेद चूही को एक खास डिब्बे में रखा और बेसब्री से लेजर तोप फिर से चालू कर दी। जैसे ही लेजर किरण डिब्बे पर पड़ी, एक अद्भुत दृश्य सामने आया। डिब्बे के नीचे का कंक्रीट, मोटी स्टील की प्लेटें और दीवारें, सब कुछ हजारों डिग्री तापमान वाली किरणों से जलकर आर पार हो गया। लेकिन वो डिब्बा बिल्कुल सुरक्षित रहा और सबसे हैरानी की बात, अंदर की वो छोटी चूही भी जिंदा और उछल कूद करती रही। ये देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दुनिया में इतना तापरोधी पदार्थ कैसे हो सकता है? ओल्ड ब्लैक ने समझाया कि ये पदार्थ क्रिस्टल और बेहद ठंडी अवस्था में मौजूद एक उल्टा संरचना धातु से मिलकर बना है। इसे उल्टा मिश्र धातु, उटाई अलॉय कहा जाता है। ये न सिर्फ हजारों डिग्री तापमान झेल सकता है, बल्कि दबाव और गर्मी को सोख कर उसे ऊर्जा में बदल सकता है। अगर इसी पदार्थ से जहाज का शरीर बनाया जाए, तो धरती के भीतर जितना गहराई और गर्मी बढ़ेगी, जहाज उतना ही मजबूत होता जाएगा। ओल्ड ब्लैक ने उन्हें जहाज का ड्राइवर सीट भी दिखाया और कहा कि अगर उसे 10 साल मिल जाएं, तो वो धरती के कोर तक पहुंचने वाला ड्रिल जहाज बना देगा। अगर ये चीज वाकई बन गई, तो 3 शरीर वाले एलियन 3 बॉडी वाले भी इंसानों के आगे झुकेंगे। इसी के साथ उन लोगों का चयन हुआ जिन्हें धरती को बचाने के लिए मिशन पर जाना था। उनका काम था इस जहाज को लेकर धरती के केंद्र तक पहुंचना और वहां 100 अरब टन के परमाणु बम विस्फोट करके धरती के कोर को दोबारा चालू करना। मिशन में कोई गलती ना हो, इसलिए 6 विशेषज्ञ चुने गए। वो सभी सुरक्षा सूट पहनकर जहाज के माहौल में ढलने की ट्रेनिंग लेने लगे। दिन रात मेहनत के बाद जहाज का पहला मॉडल तैयार हो गया। ड्रिल जहाज के ड्राइवर थे बेका और उसका बॉस। दोनों रोजाना लगातार सिमुलेशन ट्रेनिंग करते रहे। साथ ही ये भी जरूरी था कि इस मिशन की जानकारी लोगों को न मिले, ताकि धरती पर दहशत न फैले। इसके लिए उन्होंने माउस नाम के एक टॉप हैकर को भी साथ लिया। मिशन शुरू होने से पहले हर खबर को गुप्त रखना जरूरी था। थोड़े ही समय में आसमान में फिर से अजीब बिजली जैसी चमकें दिखने लगीं। इससे साफ था कि धरती का चुंबकीय क्षेत्र और कमजोर हो रहा था। हालात और खराब होते जा रहे थे। जो रोम का आसमान पहले साफ था, वो अब काले बादलों और बिजली की गड़गड़ाहट से भर गया। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही कमरों में मौजूद धातु की चीजों में बिजली दौड़ने लगी और लोग अनजान रहे। तभी अचानक टीवी बंद हो गया। एक आदमी उसे रीस्टार्ट करने गया, लेकिन उसके हाथ में झटका लगा और फिर एक भयानक नजारा सामने आया। आसमान में तेज और घनी बिजली गिरी, जो पागलपन की तरह रोम के स्टेडियम पर बरसने लगी। एक पल में इंसानों में अफरा तफरी मच गई। धरती का चुंबकीय क्षेत्र खत्म होने से भारी मात्रा में स्थैतिक ऊर्जा निकलने लगी, जिससे सुपर थंडरस्टॉर्म बन गए, जो जमीन पर गहरी दरारें बना रहे थे। इन बिजली के तूफानों की ताकत मिसाइल जैसी थी। मूर्तियां पल भर में टूट गईं। रोम का स्टेडियम ज्यादा बिजली की वजह से जोरदार धमाके से उड़ गया। बिजली लगातार आसमान से गिरती रही और शहर की इमारतों को तबाह करती रही। सिर्फ आधे घंटे में रोम ने इतिहास की सबसे भयानक तबाही झेल ली। खबर देखते हुए वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि धरती का विनाश उनकी कल्पना से कहीं तेजी से हो रहा है।
लेकिन ये तो बस बुरे सपने की शुरुआत थी। अच्छी बात यह थी कि जिस जहाज को बनाने में 10 साल लगने वाले थे, वो सिर्फ 3 महीने में तैयार हो गया। सबने देर न करते हुए जल्दी से जहाज को मारियाना ट्रेंच भेज दिया। धरती के कोर को चालू करने का समय आ चुका था। 6 अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की टीम धरती के कोर में प्रवेश करने के मिशन पर रवाना हुई। थोड़ी सी हिम्मत जुटाने के लिए उन्होंने एक एक घूंट शराब पी और फिर सभी 6 लोग तुरंत जहाज के कॉकपिट में बैठ गए। कंट्रोल सेंटर ने जल्दी ही आखिरी टेस्ट पूरे किए। ड्राइवर ने बटन दबाया, जहाज पूरी ताकत से चल पड़ा। कमांड सेंटर की गिनती खत्म होते ही 6 विशाल खंडों वाला ड्रिल शटल सीधा गहरे समुद्र में डूब गया। मारियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई, यही धरती की परत का सबसे कमजोर हिस्सा था। ओल्ड ब्लैक ने बनाई ड्रिल शटल समुद्र के नीचे के दबाव से प्रभावित नहीं होती थी, बल्कि दबाव जितना बढ़ता जहाज उतना ही मजबूत होता जाता। जब जहाज उस जगह पहुंचा जहां धरती की परत सबसे पतली थी, तभी जोरदार धमाका हुआ। समुद्र के नीचे भूकंप आया, चट्टानें फट गईं और आपस में टकराने लगी। भारी मात्रा में पानी घूमकर विशाल भंवर बना। जहाज उस भंवर में फंस गया और निकलना नामुमकिन था। कंट्रोलर ओल्ड ब्लैक ने आदेश दिया, भंवर की दिशा में नीचे की तरफ तेजी से बढ़ो। जहाज तेजी से नीचे गया और जैसे ही वो चट्टान से टकराने वाला था, ओल्ड ब्लैक ने लेजर तोप चालू कर दी। टकराने से कुछ सेकंड पहले ही किरणों ने चट्टानों को आर पार कर दिया और जहाज सीधे अंदर घुस गया। धरती के ऊपर कंट्रोल सेंटर में इंतजार के बाद स्क्रीन पर आखिरकार उनका लोकेशन दिखा। वे अब धरती के कोर की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। धरती के केंद्र की यात्रा शुरू हो गई थी। सबने चैन की सांस ली। अब अगर सब कुछ सही चला तो 24 घंटे में वे धरती के कोर तक पहुंच जाएंगे। अब पूरी धरती की किस्मत इन 6 लोगों के हाथों में थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। सिर्फ 15 मिनट में वे धरती की सुरंग से होते हुए क्रस्ट की परत तक पहुंच गए। मीटर दिखा रहा था कि बाहरी दबाव 8 लाख पाउंड है। फिर भी जहाज पूरी तरह सुरक्षित था। इससे सबका आत्मविश्वास बढ़ गया। लेकिन धरती के भीतर की ये जगह, जहां इंसान कभी नहीं पहुंचे थे, इतनी आसान भी नहीं थी। 12 घंटे बाद जब जहाज 800 मील गहराई पर पहुंचा तो अचानक सामने एक रहस्यमय काला पदार्थ दिखाई दिया। किसी को नहीं पता था वो क्या है। बेका ने कहा, उस पदार्थ के बीच से जहाज नहीं जा सकता। टॉम कुछ पल चुप रहा और समझ गया वो पिघले लावे की गुफा थी। लेकिन अब रास्ता बदलने का समय नहीं था। सब घबरा गए और तुरंत अपनी सीटों पर लौटकर सुरक्षा बेल्ट बांध ली ताकि टक्कर के झटके के लिए तैयार रह सकें। जहाज धीरे धीरे जमीन के नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई, तापमान और दबाव भी बढ़ता गया। लेकिन वुड आई अलॉय से बनी इसकी दीवारें सब कुछ झेल रही थीं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब जहाज 700 मील की गहराई पर पहुंचा तो अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। जहाज एक अज्ञात क्षेत्र में दाखिल हो गया और अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। पल भर में नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया और जहाज गिरते हुए नीचे जा टकराया। जब सब संभले तो उन्होंने पाया कि वे एक विशाल क्रिस्टल गुफा में आ गिरे हैं। चारों तरफ नीले और बैंगनी चमकते हुए क्रिस्टल थे, देखने में बेहद खूबसूरत, लेकिन जहाज की हालत खराब थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक विशाल क्रिस्टल का खंभा जहाज की लेजर तोप के मुंह में फंस गया था। जब तक उसे हटाया नहीं जाता, जहाज आगे नहीं बढ़ सकता था। सभी ने हीट प्रोटेक्टिव सूट पहने और जहाज से बाहर निकलकर मरम्मत शुरू की। तभी टॉम ने देखा कि जहाज के ऊपर की छत से पिघला हुआ लावा टपकने लगा है। असल में जहाज के टकराने से ऊपर का हिस्सा टूट गया था, जिससे लावा नीचे बहने लगा। स्थिति बेहद खतरनाक थी। ऊपर से गिरते क्रिस्टल और नीचे फैलता लावा किसी भी पल सबको निगल सकता था। उन्होंने कटिंग मशीन से क्रिस्टल को काटना तेज कर दिया, मगर तभी ऑक्सीजन खत्म होने लगी और मशीन बंद हो गई। टॉम ने बिना सोचे समझे अपना ऑक्सीजन पाइप काटकर मशीन से जोड़ दिया ताकि काम रुक न जाए। कुछ ही पलों में उसकी सांसें रुकने लगीं और वो बेहोश होकर गिर गया। लाओहे ने आखिरकार क्रिस्टल काट दिया और सबने मिलकर टॉम को जहाज के अंदर खींच लिया। अब सिर्फ कप्तान बाहर रह गया था। उसने बेका को कहा कि लेजर सिस्टम को फिर से चालू कर दो। जैसे ही सिस्टम शुरू हुआ, कप्तान वापस लौटने लगा, लेकिन तभी ऊपर से गिरता हुआ एक नुकीला क्रिस्टल उसके हेलमेट को भेद गया। वो तुरंत गिर पड़ा और लावा में समा गया। बाकी लोगों के पास अब दुख मनाने का वक्त नहीं था, मिशन जारी रखना था। बेका और हान लेई ने कंट्रोल संभाला और जहाज को फिर से आगे बढ़ा दिया। पीछे की गुफा कुछ ही देर में ध्वस्त हो गई। 24 घंटे बाद वे धरती के लावा समुद्र तक पहुंच गए। वहां से उन्हें परमाणु विस्फोट के लिए रास्ता तय करना था, लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ गई। जहाज हीरे के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। चारों ओर चमकते हीरे थे जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत थे। जरा सी टक्कर भी जहाज को चीर सकती थी। बेका ने बहुत सावधानी से जहाज को संभाला और सकरे दरारों के बीच से पार किया। सबको लगा कि अब खतरा टल गया है, मगर तभी एक तेज गति से उड़ता हुआ हीरा जहाज के पिछले हिस्से से टकराया। उससे हथियार वाला कमरा क्षतिग्रस्त हो गया। प्रेशर लीक होने लगा और जहाज की पूंछ मुड़ने लगी। बेका ने सबको तुरंत आदेश दिया कि हथियार नियंत्रण कक्ष खाली करो, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक परमाणु बम का ट्रिगर अंदर ही गिर गया है और दरवाजा बंद होने वाला है। वैज्ञानिक सैगी ने बिना देर की अंदर छलांग लगा दी।
ट्रिगर को बॉक्स में रखा और डेटा नोटबुक टॉम की ओर फेंक दी, लेकिन खुद बाहर नहीं निकल सका। दरवाजा बंद हो गया और कुछ ही सेकंड में प्रेशर ने उसे कुचल डाला। सैगी की मौत सबके लिए बहुत भारी थी, खासकर टॉम के लिए, वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। मिशन अब और कठिन हो गया था। 6 में से 2 लोग अब तक मर चुके थे और अभी वे धरती के कोर तक पहुंचे भी नहीं थे, फिर भी उन्हें आगे बढ़ना था। 35 घंटे बाद जहाज आखिरकार धरती के बाहरी कोर तक पहुंच गया। यहां सब कुछ द्रव अवस्था में था, तापमान और दबाव दोनों चरम पर। तभी जहाज की गति अचानक बढ़ने लगी। टॉम ने देखा कि कोर की ऊर्जा पहले के अनुमान से कहीं कम है। इसका मतलब था कि उनके पास जो परमाणु बम है वो धरती के कोर को दोबारा घुमाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। टैंक जैसे सबसे जोरदार हथियारों से भी तेज एक लेजर तोप पल भर में पहाड़ों को भेद रही थी। जब ड्रिल शिप ने अपने भीतर रखी आखिरी परमाणु कैप्सूलों को क्रमवार छोड़ना शुरू किया तो जहाज पर भीषण झटके आने लगे। टॉम एक विस्फोट के नीचे फंस गया। बेका और बाकी लोग उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। स्थिति तब और खराब हुई जब संचार बंद हो गया और पाइपलाइनें जलकर कटने लगी। टॉम ने आखिरी हद तक लड़ते हुए एक अहम फैसला लिया। उसने जहाज के रिएक्टर को हटाकर उस ऊर्जा को परमाणु बांध के पास लगाकर बम की शक्ति बढ़ा दी, ताकि आखिरी विस्फोट में वो वांछित प्रभाव पैदा कर सके। बेका ने मोटी सांसें लेते हुए इंजन शुरू किए और शिप को सही दिशा में मोड़ने की भरपूर कोशिश की। उस क्षण जहाज की त्वचा ने धरती के अंदर के ताप को सोखा और वोटाई एलॉय ने उस ताप को गतिज ऊर्जा में बदल देना शुरू कर दिया। परमाणु बमों की श्रृंखला ने शक्तिशाली शॉकवेव पैदा की। जिस तरह वे कंपन एक दूसरे से तालमेल बिठाकर आगे बढ़े, वैसी तरंगे धरती के भीतर पहुंची और धीरे धीरे कोर की घूर्णन फिर से जगने लगी। विदेशी पैनल पर रिस्टार्ट का संकेत आया। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड पुनः सक्रिय होना शुरू हुआ। उस तेज दबाव तरंग ने ड्रिल शिप को भी ऊपर की ओर धकेल दिया, वही तरंग जिसने उन्हें गहरे अंधेरे से निकाला। कुछ घंटे बाद जहाज ज्वालामुखी मुख की तरफ से ऊपर निकल पड़ा और ठंडी समुद्री लहरों ने उसे घेर लिया। शिप ने अपनी गति खो दी और नियंत्रण टूट गया। कमान केंद्र से संपर्क भी कब का टूट चुका था। फौज ने तुरंत खोज अभियान चलाया। जहाज का कहीं पता नहीं चल रहा था। सोनार संकेतों में केवल समुद्र की बड़ी मात्रा में व्हेलों की आवाजें सुनाई दी और फिर कुछ घंटों तक कुछ भी नहीं मिला। जब उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी तो हैकर माउस की बुद्धिमत्ता ने रास्ता दिखाया। टॉम ने जहाज की अल्ट्रासोनिक प्रणाली को सक्रिय करके पास के समुद्री जीवों को संकेत भेजे थे। गोल्डफिश या सुनने वाले छोटे जीव उन संकेतों के जरिए सतह पर अपने स्थान दिखाने लगे। नौसैनिक बलों ने उन संकेतों को ट्रैक किया और आखिरकार ड्रिल शिप को समुद्र की गहराइयों से निकालकर सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया। जहाज को बचाया गया, पर उसकी स्थिति गंभीर थी। ये जला हुआ, क्षतिग्रस्त और बेडोल था। कई बहादुर साथी इस मिशन में शहीद हो चुके थे। दुनिया ने बड़ी कीमत चुकाई थी, पर मानवता बच गई। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बहाल हुआ और उस आपदा की लहरें दुनिया भर से हटने लगी। चमकदार बिजली के तूफान ढीले पड़े, पक्षियों की विचलित उड़ानें सामान्य हुई और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वापस काम करने लगे। अंत में एक बड़ा सबक उभरा। तकनीक को तब तक इंसान की रक्षा के लिए उपयोग करना चाहिए जब तक वो धरती और जीवों की रक्षा करे, ना कि उसे नष्ट करने के लिए।